बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसमें हम स्टडी करेंगे सर्किट थ्योरी को। तो सबसे पहले देख लें टेबुलर फॉर्म क्या होती है। बहुत ही आसान लेक्चर है ये दोनों आपके, बस आपने ध्यान से करना है, ज़रा फोकस करके। टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होता है कि आपके पास इंग्लिश स्टेटमेंट दिया हुआ है, डाटा जो है ना वो इंग्लिश की फॉर्म में है। आपने उसको ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है और सारे डाटे को, एलिमेंट्स को आपने कॉमास के साथ सेपरेट करना है। तो इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपको इसमें क्या दी गई है, देखिए टेबुलर फॉर्म में जो आपके पास सेट होता है ना, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे A इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाई है 1 2 3 4। तो देखिए सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, 1 भी एलिमेंट है, 2 भी, 3 4 5, इनको कॉमास के साथ जो है ना वो सेपरेट किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। अब 2 से लेके 50 तक इवन नंबर्स हैं ये हमारे पास। कह सकते हैं हम कि हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं अप टू 50। फिर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। तो ये जो सिंबल है ना एंड पे, जो 3 डॉट्स हैं, इनको हम एलिप्सिस भी कहते हैं और इसको सो फोर्थ भी कहते हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास इंग्लिश स्टेटमेंट होती है, यानी कि आपके पास जो डाटा है ना, वो जैसे भी आपको गिवन किया हुआ आपने उसको इंग्लिश स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना। जैसे A इक्वल्स टू सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि डाटे को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो इंग्लिश स्टेटमेंट के साथ। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और ये बता रही कि आपके पास जो सेट होगा ना आप बनाओगे, उसमें क्या आना चाहिए, उसमें इवन नंबर्स होने चाहिए। कहाँ से, लेस देन 50 से। सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि आपके पास जो सेट होगा उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और वो क्या होंगे, ऑड होंगे, 1 3 5 7 9 वगैरह। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने जो है ना अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। देखें, कहते हैं आपके पास है ना, वी राइट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कहते हैं आपने सिम्बल्स के साथ जो है ना शो करवाना होता है अपने डाटे को, और उसमें आप क्या लेते हो, एलिमेंट्स जो है ना वो आपने शेयर किए होते हैं। आपको उन एलिमेंट्स को आपने देखना होता है सेट्स में। जैसे आपको एग्जांपल एक नज़र आ रही होगी, फर्स्ट वाली देखें, A इक्वल्स टू एक्स जो है वो एलिमेंट है n का, यानी कि वो नेचुरल नंबर है, सच डैट यहाँ से आगे आपकी जो है ना असल स्टेटमेंट शुरू हुई है कि जो x है ना वो यहाँ छोटा होगा या इक्वल होगा 5 के, लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट कहते हैं कि x जो है वो एलिमेंट है इवन नंबर्स का, और वो इवन नंबर्स किसके दरमियान है, वो 0 से लेके 50 के दरमियान है, या वो 0 से शुरू होकर 50 के बराबर होंगे। फिर आता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपने बताने हैं, जिसमें आपने क्या देखना है कि जो x का आंसर है ना वो बड़ा आना चाहिए 0 से। तो ये एक स्टेटमेंट बताने का तरीका होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फिर बताया वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो n से आप डिनोट करते हो, और 1 से स्टार्ट होकर सो फोर्थ। फिर होल नंबर्स में 0 आ जाता है शुरू में, बाकी सारे नेचुरल नंबर वाला प्रोसेस होता है। इंटीजर्स जो होते हैं ना उसमें सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, 0 से पॉजिटिव और 0 से बैकवर्ड, -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इंटीजर को आप जी से डिनोट करते हो, ये भी इन्होंने आपको जो है इसमें बताया हुआ है। ठीक है, कहते हैं जी स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड ऑफ इंटीजर ज़हलन। ठीक है, तो जी इसलिए जी से डिनोट करते हैं। इंटीजर इवन बताए हुए हैं, इवन में आपके पास जो नंबर है ना वो प्लस माइनस में हो सकते हैं, लेकिन वो जो 2 के टेबल में आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो 2 के टेबल में आते हैं। और वो जो 2 के टेबल को छोड़ के बाकी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हों, वो पॉजिटिव भी हों, वो सारे ऑड इंटीजर्स होंगे। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और उसके बाद रैशनल नंबर्स जो है जिनको आप ओवर की फॉर्म में पुट कर सकते हो। इरेशनल वो होते हैं जो ओवर की फॉर्म में नहीं आते। सिंपल बताने का तरीका यही है इसका। फिर रियल नंबर्स जो आते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सारे के सारे जो है ना वो मिलके रियल नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास एयोटा आ जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ एयोटा इक्वल्स टू अंडरवुड, भाई यहाँ पे उन्होंने -2 लिखा हुआ, एयोटा इक्वल होता है अंडरवुड -1 के। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। फिर सबसेट आ जाता है, तो भाई सबसेट आपने सिंपली जेन में रखना है कि एक बड़ा सेट है,
उस बड़े सेट में से कोई एक छोटा सेट हम निकालते हैं ना, तो वो बड़े सेट का सबसेट होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े सेट का जो हिस्सा है ना, जो हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं, वो हमारे पास सबसेट होता है। जैसे कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट हो, और ए को हम तब कहेंगे कि वो बी का सबसेट है अगर जो बी वाला है ना, उसमें ए का कोई छोटा सा पार्ट निकाला गया, ए को बी वाले पार्ट में से निकाला गया हो ना, बी वाले सेट में से, तो फिर ए सबसेट कहलाता है। लिखने का तरीका इन्होंने बताया हुआ है। ए आप देखें सबसेट का साइन है, नीचे इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, और बी, ये तरीका होता है। दी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सबसेट कब होता है? जब ए जो है वो बी का एलिमेंट हो। ठीक है, बस ये बात बताई हुई है। बाकी देख लें, एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे देखें ए है 1 3 5, बी क्या है 1 2 3 4 5। तो अगर आप गौर करें तो बी में है 1 भी है, बी में 3 भी है, बी में 5 भी है। तो ये तो तीनों एलिमेंट ए के हैं, यानी कि ए तो बी वाले एलिमेंट से मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, इस तरह से आगे सी और बी में आप जो है ना वो कंपैरिजन करें तो बी जो है ना, सी जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट बी वाले ही हैं, बस बी का एक इजाफी है। तो यानी कि सी जो है वो बी में से डिराइव किया हुआ है। इस तरह से आपने जो है एग्जाम्पल्स को रीड करके बता देना है उनको। फिर एक और एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं, वो प्लस माइनस 1 2 3 सो ऑन होता है। ठीक है, तो कहते हैं सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, कहते हैं कि आपके पास रैशनल नंबर्स जो है ना, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं ना, और रैशनल पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। सिंस एवरी इंटीजर एन शुड बी रिटर्न एज, और आप एन को किस तरह से लिख सकते हो? एन इक्वल है एन बाय 1, यानी कि आपके पास इंटीजर जो एन है ना, वो उसके नीचे जो है ना बटा लगाएं तो 1 होता है, हम लिखते नहीं है ना n बाय 1। ये सबसेट है किसका? रैशनल नंबर्स का। बस आपने स्टेटमेंट को रीड कर लेना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? लेट ए एंड बी सेट, दोनों सेट्स हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए कब होगा मुकम्मल तौर पे सबसेट बी का? इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी बट देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज़ नॉट इन ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर सबसेट तब हमें पता चलता है जब ए और बी के सारे एलिमेंट सेम हो, लेकिन जो बी वाला ना उसका कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए में ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ना एग्जांपल में ए 1 3 5 है, बी 1 2 3 5 है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा जो ए का एलिमेंट नहीं है, वो 2 है। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं? ए और बी दोनों में सेम इंटीजर्स पाए जाए ना, सेम एलिमेंट्स हों ए और बी में, तो वो आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक है, नल सेट आप जो ना वो खाली सेट होता है आपके पास, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो नल होता है, उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और ग्रीक लेटर फाई से इसको डिनोट किया जाता है, या बिल्कुल खाली ब्रैकेट्स को लिखा जाता है और उसमें कुछ भी नोट नहीं किया जाता। ठीक है, राइट नहीं किया जाता। फिर आप देखें, आपको बताया हुआ एक्स सच डैट एक्स इज़ अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा? ये कहता है आपने ऐसे जो है ना पर्सन को लेना है जो कि 10 फीट से उसकी हाइट ज़्यादा हो, तो वो इक्वल किसकी है? 5 के दिया हुआ है स्टेटमेंट। और बी क्या दिया हुआ है? कहते हैं बिकॉज देयर इज़ कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी हाइट 10 फीट से ज़्यादा हो, तो ये आपके पास एक खाली सेट होगा। और बी में क्या बताया हुआ है? एक्स आपके पास सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आप एक्स को इक्वल्स टू 4 है ना, तो एक्स आपके पास ऑड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों के ऊपर एक्स स्क्वायर के और 4 के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस 2, तो ये तो इवन है, दोनों ऑड तो नहीं है, तो हमारे पास क्या है? ये इवन है, ऑड नहीं, तो ये आपके पास खाली हो जाएगा सबसेट जो है ना वो 5 के इक्वल आ जाएगा। कहते हैं 5 इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 जो होता है ना वो हर सेट का जो ना वो सबसेट होता है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फिर एक्सरसाइज दी हुई है, आपने इसको जो है ना वो देख लेना है। कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहते हैं कि एक्स जो है उस एलिमेंट में एक्स भी पाया जाएगा, तो ये बात ट्रू कंसीडर की जाती है बिकॉज एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ द सिंगलटन सेट। ठीक है, और एक्स जो है नेक्स्ट क्या हुआ है? एक्स जो है वो सबसेट होगा एक्स का। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट इन द सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जब भी हम सेट लेते हैं उसमें एक्स जो एलिमेंट है, जो एक आपके पास सेट है, वो अपना खुद के साथ एक सेट सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपने स्टेटमेंट्स को देख लेना है, रीड कर लेना है एमसीक्यूज़ के तौर पे। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो बाकी सारे सेट से बड़ा होता है, उसको आप यू से डिनोट करते हो और उसमें बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे पाए जाते हैं जो कि बाकी सेट्स में होते हैं। जैसे ए में 2 4 6 है, बी में 1 3 5 है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स है जो कि ए और बी दोनों में है।
तो उनका जो कैपिटल सेट है ना वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। वेन डायग्राम में आप जो है ना यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हो। आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उस बॉक्स में अगर आप देखें, ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी देख लें। ये जो यू है ना ये कैपिटल सेट है जो सबसे बड़ा है। अब उसमें दो जो है ना वो सेट पाए जाते हैं, ए और बी, ठीक है। वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय रीजन्स इन द प्लेन। आप वेन डायग्राम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हो। ग्राफिकल क्या होती है, एक इमेज की फॉर्म में आपको डाटा प्रेजेंट करवाया जाता है, और हमें ज़्यादातर याद भी वही डाटा रहता है जो ज़्यादा इमेजिनरी पार्ट में होता है, ठीक है। इमेज आप ग्राफिक्स है, आप उसको अच्छे से ज़हन में रख सकते हो। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। कहते हैं जो रेक्टेंगल होता है ना आपके पास वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। और जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अदर सेट्स को, वो डिस्क की टाइप, देखना डिस्क भी गोल होती है, तो आपको थोड़ा सा डिस्क की फॉर्म में जो ना वो बाकी सेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो भी एंगल के बीच में होते हैं, रेक्टेंगल के। तो ए और बी देखें, ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे बॉल्स हो, आप ओवल शेप कह सकते हैं या फिर डिस्क की शेप कह सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपने बताने हैं दो। अगर फाइनाइट क्या होगा भाई, ऐसा जो हम काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल है, वो फाइनाइट होता है। और जब हम किसी सेट को काउंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो वो इनफाइनाइट होता है। सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 26 होते हैं, तो वो काउंट कर सकते हैं ना टोटल हम, तो वो फाइनाइट है। जबकि आपके पास नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो भी फाइव है, ठीक है। आप बता सकते हो कोई भी नहीं है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 और शुरू हो रहे हैं, और इसमें बेशुमार नंबर्स आ जाते हैं और कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल दी हुई है, आपने इसको देखना है और इसको देखना है किस कौन सा फाइनाइट है कौन सा नहीं। अगर आपने ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो ये आसान होगा। अच्छा, मेंबरशिप टेबल आपने देख लेना है। अ टेबल डिस्प्लेइंग अ मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना, तो आप यहाँ पे जो है ना इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबल की फॉर्म में, डाटे को, सेट्स को, ठीक है। पहले आपने पढ़ा है ना, प्रीवियस जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें भी हमने टेबल्स बनाए थे, ट्रूथ टेबल्स की हेल्प से किया था, और यहाँ पे भी हम करेंगे। वहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था, यहाँ पे 1 और 0 चलेगा, ठीक है। मेंबरशिप में क्या होता है, ए में आपके पास 1 और 0 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए का ऑपोजिट। कॉम्प्लीमेंट समझ ले, एक ऑपोजिट है ए का, ठीक है। 1 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। बस यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है और कुछ भी नहीं है। लेक्चर नंबर 8 पे आ जाए। वेन डायग्राम है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना ज़रा। ए और बी आप जब उसका यूनियन लेते हैं, यूनियन क्या होता है, आपके पास दो सेट्स है और उनको मिला के लिखना है, ठीक है। तो जब हम दो सेट्स को आपस में मिला के लिखते हैं तो क्या आता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक ही सेट में आ जाते हैं। तो यूनियन देखें क्या गिवन किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, और ए क्या है, ए सी ई जी, बी क्या है, डी ई एफ जी। जब आप यूनियन मालूम करेंगे तो आपके पास ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए, उसके बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई एफ और फिर जी आ जाएगा, ठीक है। आपको यूनियन नज़र आ रहा होगा, देन के साथ जो लिखा हुआ है ना वो यूनियन है आपके पास। तो जब हमने इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हमने सिर्फ वो एरिया जो शेडेड किया हुआ ना वो यूनियन है। अब ज़रा गौर करें, आपके पास ए क्या था, ए सी ई जी, वो आपकी ए वाली डिस्क हो गई। अच्छा, आपने ये भी जहन में रखना है, जब हम यूनियन लेते हैं ना तो हम ओवरलैपिंग शेप जो है ना वो यूज़ करते हैं। डिसजॉइंट के लिए ना हम दोनों ये जो डिस्क्स है ना दोनों सेपरेट होंगी। यहाँ पे आपको नजर आएगा ए जो है वो बी के बी एरिया में लाया कर रही है और बी ए के साथ, लेकिन डिसजॉइंट में ये दोनों के दोनों जो आपके पास डिस्क्स है ना सेपरेट होंगी, बिल्कुल भी इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये यूनियन है तो इसमें आपने ओवरलैपिंग शेप यूज़ की है, और उसमें जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ना, ए की वैल्यू सारी जो है ना वो आप ए वाले एरिया में लिखें और बी वाली बी में लिख लें, जो भी डी ई एफ जी लिखा हुआ है। फिर आप देखिए, आपने यूनियन मालूम करना है तो सिर्फ वो एरिया शेड करना है जो कि ए यूनियन बी का है। तो आपके पास पूरा यू रेक्टेंगल था, लेकिन आपने सिर्फ ए और बी वाली शेड को कलर किया है। क्यों किया, क्योंकि यूनियन में दोनों को वैल्यूज़ को मिला कर लिखते हैं, तो सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ थी हमने जिनको मिला कर लिखा है, तो इसलिए सिर्फ वही एरिया आपके पास शेडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, मेंबरशिप ऑफ यूनियन इन्होंने बताई हुई है। तो यूनियन ऐसे ही जैसे आपके पास और ऑपरेटर होता था ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यूनियन चलता है कि अगर एक भी 1 आ जाए तो आपने 1 लिखना है, यानी 1 1 1 1 0 1 0 1 1। बस जब 2 0 आ जाए, ए और बी दोनों 0 हैं, तो तभी 0 आएगा। तो देखिए, तो ये यूनियन आपके पास जो जैसे हमने और ऑपरेशन किया था ना पीछे डिसजंक्शन, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लाई कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया भी है, कहते हैं मेंबरशिप टेबल इज सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन।
मैंने बताया ना डिसजंक्शन की तरह का ये। फिर इंटरसेक्शन देख लें। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो सेट्स जो गिवन किए हुए हैं ना, उनमें जो सेम पॉइंट है ना, आपने बस उसको लिखना होता है। जो जो सेम एलिमेंट है ना दोनों में, उसको हमने बस नोट करना होता है। तो देखिए यू आपके पास क्या है, ABCDEFG। ए आपके पास क्या है, ACEG। और बी क्या है, DEFG। अब आप मुझे बताएं ए और बी में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सेम है। एक तो ए है, सॉरी ई है, और एक जी है। ये दोनों एलिमेंट्स में आ रहे हैं, दोनों सेट्स में आ रहे हैं। ए में भी जो है ना, वो ए वाले सेट में भी ई और जी है, और बी वाले सेट में भी ई और जी है। तो इन्होंने शेडेड एरिया कैसे बताया, आपने पता क्या करना है, आपने दोनों सेट्स को लिखना है। ए में ए की वैल्यूज लिखें, बी में बी की। लेकिन वो जो दोनों में आ रही है ना, उसको जो डिस्क का वो एरिया आपको जो शेडेड नज़र आ रहा है ना, उसमें आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है। तो ये जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, वो बेसिकली वो पॉइंट है जो दोनों ए और बी में कॉमन है, और वो ई और जी है। यानी कि जो शेडेड एरिया है वो ई और जी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात की। नेक्स्ट आगे मजीद क्वेश्चन है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन मजीद दूंगी इसकी। और फिर आप ये देखें क्या कहते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन है ना, ये हमारे पास ऐसे है जैसे हमारे पास कंजंक्शन था। यानी जो रिमार्क वाली लाइन है ना, आप उसको रीड करें, कहते हैं ये ट्रू टेबल था ना आपके पास कंजंक्शन का, वो उसकी तरह है। तो कंजंक्शन क्या कहता था कि जब दोनों वन होंगे, यानी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। इसी तरह से ट्रू को वन से आप कंसीडर कर लें। तो ए बी में जहाँ पे वन है दोनों में, वहाँ पे बस वन है, बाकी सब में ज़ीरो है। ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिफरेंस आपको पता है क्या कहता है, डिफरेंस कहता है कि आपके पास दो सेट हैं ए और बी। आपने क्या करना है, ए और बी में जो सेम है ना, वो वाली वैल्यूज काट देनी है, और जो बाकी ए में बच जाएगा ना, वो वाला सेट आपने राइट कर देना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें हम, ए क्या है, ACEG, और बी क्या है, DEFG। अब इनमें कटिंग क्या क्या होती है, ए कट, सॉरी इसमें ई जो है ना दोनों में आ रहा है, कट कर दें, और जी दोनों में आ रहा है, दोनों को कट कर दें। तो ए वाले में क्या बचा, सिर्फ ए और सी बचा। ए और सी वो पार्ट है जो सिर्फ ए में बच गया, लेफ्ट। ठीक है। तो वो आपके पास डिफरेंस कैसे बताएंगे आप, यू आपके पास पूरा रेक्टेंगल था, बी, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग है ना, तो आपने डिस्क को मिला कर लिखा। अब इसमें देखिए ए वाली जो डिस्क है, उसमें से वो वाला एरिया शेडेड है जो कि बी वाले एरिया का हिस्सा नहीं है। यानी हमने ए का वो हिस्सा भी छोड़ दिया है जो कि बी का पार्ट था, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें वो वैल्यूज लिखनी है जो ए का पोर्शन है। ठीक है। ए वाला ए और सी लिखा था ना हमने, तो ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, वो ए और सी वाला है। जो हमारे पास ए और बी में जो ए का पार्ट आ रहा था, वो हमने लेफ्ट कर दिया, वो हमने काट दिया था। होप सो आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। तो डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं, डिफरेंस आपको कहता है, जैसे इम्प्लीकेशन नहीं थे करते, इम्प्लीकेशन वाला जो है ना उसमें कॉन्सेप्ट है। सेकंड वाला आप इसकी रो को देखें, 1 एंड 0। 1 0 होगा तो 1 आएगा। जैसे मैं कहती थी ना, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। इस तरह से 1 0 होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो जहाँ पे 1 0 है वहाँ पे सिर्फ इन्होंने 1 लगाया हुआ है, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया है। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि ये आपके पास इम्प्लीकेशन नॉट, सॉरी ये ज़रा गौर करें, 1 अगर ट्रू है 0 फॉल्स है। तो ए माइनस बी में जो 1 आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होना चाहिए था ना, यानी कि 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि ये निगेशन P इम्प्लाइज Q वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। समझ आ रही होगी होप सो आप लोगों को। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट आपको कहता है कि आपके पास एक बड़ा सेट है U, और आपको एक वो वाला सेट दिया हुआ है जो इन्होंने आपको खुद साथ जो है ना अज्यूम करके दिया है। लेट से वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी। तो जब आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको वो साथ यू वाला बड़ा सेट बी गिवन करेंगे, यू माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो आपको बताएंगे कि यू में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी वाला जो है ना वो सेट। ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट कहता है कि यू में से वो वाला हिस्सा काट दो जो कि ए का है। ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करिएगा, क्वेश्चन है u इक्वल्स टू ABCDEFG, और ए क्या है, ACEG। तो आप u वाला जो टेबल है उसमें से जो ACEG अगर है तो उनको कट कर दो। हाँ, जब हम कट करेंगे तो क्या बचेगा, BDF। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आप उसको वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे, वेन डायग्राम में आपने वो हिस्सा बताना है जो कि हमने यू में से ए का हिस्सा काट दें तो बाकी बचता है ना, वो हमने लिखना है। यानी कि होल यू में से सिर्फ आपने ए को रिमूव कर देना है। तो यू था फुल,
और उसमें आ रही थी एक डिस्क ए के नाम की, क्योंकि हम सिर्फ ए को ले रहे थे, बी को नहीं लिया, इसलिए ए की डिस्क आई है। अब आपने यू और ए है ना, एक तो रेक्टेंगल की डिस्क, उसका वो वाला एरिया जो ए ने घेरा हुआ है, वो वाला जो है ना वो सारा का सारा छोड़ के बाकी सारा का सारा यू जो है ना वो हम शेडेड कर दें, वो एक ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर आपने ये भी याद रख लेना, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए के इक्वल होता है। ए का हम इंटरसेक्शन ले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, वो खाली होगा, फाई के इक्वल आएगा। और जब हम यूनियन लेंगे ना ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा यू वाला। मेंबरशिप टेबल है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट कहता है 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। फिर कुछ रिमार्क्स आ जाते हैं, ये बहुत ईजी से क्वेश्चंस हैं, आपने पहले भी किए हुए यूनियन इंटरसेक्शन के। तो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करें, वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करें, एक्स माइनस जी यानी डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपने ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है ना वो सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं। फिर आपको जो है ना इन्होंने क्या गिवन किया हुआ है, दिए हुए हैं आपको, पीछे हमने ये जो समझे हैं कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म थी, डिस्क्रिप्टिव पढ़ी थी, और एक हमने पढ़ी थी सिंबॉलिक फॉर्म। अब मुझे इसका नाम जो है ना वो भूल गया, क्या पढ़ा था हमने, 7 वाले लेक्चर में पढ़ा है ना हमने, सॉरी आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हूँ बिकॉज मुझे अब उसका नाम भूल गया है। सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ जी, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस थे, जो आगे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने सेट बिल्डर फॉर्म के साथ जो है ना नेक्स्ट इनको समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि x 0 और 10 के दरमियान लाई कर रहा है, u की वैल्यू सॉरी। फिर इस तरह से आपने 1 बाय 1 बताना है कि x जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, एक्स स्क्वायर जो आप ले रहे हैं ना वो बड़ा छोटा होगा 70 से, तो वो इस तरह से आपने करना है, और साथ वेन डायग्राम्स को समझना है। तो मैं एक वेन डायग्राम आपको समझाती हूँ। ये देखें क्या कह रहे हैं, आपके पास Q क्या है, U की जो वैल्यू है ना सॉरी अच्छा यहाँ पे इन्होंने वेन डायग्राम दी हुई है और उसमें से आपने क्वेश्चन बनाया हुआ है और साथ क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर आप गौर करें ना तो U क्या है, U आपके पास वो सेट है, सिर्फ आप वेन डायग्राम को नोट करें ना। तो U देखें, U में क्या क्या आ रहा है, U में 9 10 भी आ रहा है, उसके बीच में एक डिस्क है, उसको Q का नाम दिया हुआ है, उसमें 0 1 4 6 8 आ रहा है, उसके बीच में फिर एक डिस्क है जिसमें क्या आ रहा है 2 3 5 7। तो इसका ये मतलब है कि है तो ये सारी की सारी वैल्यूज U के बीच में है ना, U के आपके पास रेक्टेंगल में है, तो U ये सारी वैल्यूज मिला के U होंगी, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज U होंगी। फिर P जो है ना कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, P कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से अगर आप P वाले टेबल को निकाल देना तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अगर आप U वाला टेबल देखें तो वो सारा का सारा U है ना, उसमें से जो आपको सेकंड डिस्क नज़र आ रही है ना, आप उसको रिमूव करके बाकी का जो सारा एरिया होगा ना वो क्या होगा, वो आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और आपके पास Q क्या है, Q आपको फर्स्ट डिस्क जो नज़र आ रही है वो है जिसमें 0 1 4 6 8 आ रहा है। तो जब आप इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा वो आपने बताना है। तो सिंपली क्या करना है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q मालूम करना है। तो PQ क्या आ रहा था, P का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ना कैसे आएगा, U की वैल्यू सारी की सारी थी 0 से लेकर 10 तक जो आपको गिवन की है टेबल में, सॉरी रेक्टेंगल में, वो लिखी, और उसमें से हमने माइनस कर देनी जो P वाली वैल्यूज़ थी, माइनस की तो क्या हुआ, जो दोनों में सेम थी वो कट गई और जो U में बची बस वो वाली वैल्यूज़ लिख ली। तो हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ इसमें लिखी हैं जो U में बच गई थी, तो वो वाली वैल्यूज़ आ रही थी जो Q वाला डिस्क रिमूव करके बन रही थी, वो था 0 1 4 6 8 9 10। अब आपने इसका इंटरसेक्शन जब Q के साथ लेना है तो Q आपके पास क्या है, Q आपके पास है 0 1 4 6 8, ठीक है, और साथ क्या है 9 10, वो आपके पास जो है ना वो बाकी का रिमेनिंग एरिया बचा हुआ था, आपने वो ले लेना है। और फिर इन दोनों में आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो Q हमने सिर्फ वही लिखा है जो कि Q जो है ना उसमें आपके पास P वाली डिस्क भी आ रही है, ठीक है। तो Q जो है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो वो आप ले लेंगे, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, वो 0 1 4 6 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ ये गिवन किया हो, एक टेबल रेक्टेंगल गिवन की हो और बाद में P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इस तरह की स्टेटमेंट दे दी हो, तो आपने इसको फाइंड कर लेना है, ठीक है। आगे मजीद जो है ना वो आपको क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 आपने इनको देख लेना है। अच्छा ये वाला सवाल है ना, इसको ज़रा देख लें
इसमें दिया हुआ है अगर हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन B3 है, फिर A यूनियन B 2 3 4 है, और B यूनियन C 1 2 3 है, और C आपके पास क्या है 1 और 3। आप इसको वेन डायग्राम पे कैसे बताएंगे? तो ये वाली आप सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट को और ज़रा समझे सवाल को। U आपके पास क्या होता है? U में तो ज़ाहिर है सारी एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने 3 सेट लेने हैं और वो तीनों को ओवरलैपिंग शेप में बनाना है, यानी कि 3 डिस्क लेनी है और तीनों में दोनों बाकी की डिस्क का हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, एक A डिस्क है, फिर एक B डिस्क है और एक C डिस्क है। अब अगर आप गौर करें तो इन तीनों डिस्क के बीच में कुछ एरिया ऐसा है जो कि सिर्फ A और B में है, जिसमें 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद A और C का हिस्सा है वो भी खाली है, और B और C का वो वाला हिस्सा जो तीनों में आ रहा है वो भी कॉमन है। ठीक है, वो भी खाली पड़ा हुआ है अभी। तो आप देखिए A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा? A इंटरसेक्शन B वो हिस्सा होगा जो A और B दोनों में आ रहा है, वो 3 के इक्वल था ना, तो हमने A और B का वो हिस्सा जिसमें 3 लिखा हुआ है ना, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ये वो पॉइंट है जो कॉमन है और B, A और B में, वो 3 लिख दिया हमने। फिर बताना है A यूनियन B जो है ना, अगर हम A और B को मिला कर लिखें तो वो 2 3 और 4 है। 3 तो अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा क्योंकि वो आ गया हुआ है, और वो देखिए वो A और B का पार्ट है भाई, हम मानते हैं। बाकी 2 और 4 है, लेकिन 2 और 4 वो A और B के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम B जो है वो 2 में लिख दें, 4 आपने जो है A में लिख दिया, कोई मसला नहीं। आप A को जो है ना वो 2 लिख लें और B को 4 लिख लें, लेकिन ये दोनों का वो पॉइंट है जो कॉमन है A और B में, उसी में आप लिख सकते हैं, नीचे नहीं आप ला सकते जिसमें C का हिस्सा शुरू हो रहा है। फिर आता है B यूनियन C। B यूनियन C में क्या क्या आ रहा है? 1 2 और 3, जैसा कि 2 की जगह रिजर्व हो चुकी है B में। ठीक है, और 1 और 3 बचता है। 3 जो है वो अपने कॉमन पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो C में सिर्फ 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास B यूनियन C में आ गया, क्योंकि इसमें A का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, और C जो है उसमें 1 और 3 होना चाहिए। तो देखिए C में हम 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो C में नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो तो हमारे A इंटरसेक्शन B में पड़ा हुआ है, C में सिर्फ हम 1 की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यही बात जो मैंने आपको बताई है ना, सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बाकी की स्टेटमेंट्स को भी जो है ना देख लेना, वो सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और ये इतनी क्रिटिकल है, इस तरह की स्टेटमेंट्स पेपर में आती तो नहीं होती हैं, फिर भी आप जो है इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हुई हैं। फिर आपने ये जो है ना वो टेबल देख लेने हैं, जिस तरह से हमने प्रीवियस किए ना ट्रुथ टेबल, उसी तरह से होना। ए है, A माइनस यानी डिफरेंस A डिफरेंस B फाइंड करना है आपने। वो कहते हैं वो आपके पास उसी के इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B के। इंटरसेक्शन यहाँ पे किसके इक्वल है? ये हमारे पास डिसजंक्शन के फंक्शन के जो है ना वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो A डिफरेंस B फाइंड करेंगे तो 1 में से 1 को माइनस करें 0 आ जाता है, 1 में से 0 निकालें तो 1 नहीं आता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस आपको कहता है कि जब आपके पास ट्रू फॉल्स होगा तो आपके पास निगेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 यानी कि 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। और फिर जब इस वाले टेबल को और आप फर्स्ट वाले टेबल को लेंगे, इसमें जहाँ पे आपके पास जो है ना डिफरेंस आपने इन दोनों का फाइंड करना है, इन दोनों टेबल्स का, तो वो आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू 1 आ रही है, बाकी सारी 0 आ रही हैं। और जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हो A और B का, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, जब दोनों 1 आएंगे तो तभी 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपने जो है ना स्टेटमेंट्स को देख लेना। तो ये था आपका आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।